सो हम लंच खा के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अभी पता नहीं 2 बजे आने के लिए बोले थे, इट्स ऑलरेडी 2:15, सो लेट्स गो एंड सी कहाँ लेके जा रहे हैं। सो हम गए थे बीच पे एंड इट वाज सो ब्यूटिफुल। द व्यू इज़ लाइक ओ माय गॉड। यहाँ पे ना सारी की सारी चीज़ें थ्रू आउट ऑल द जर्नी, the water seems clear, the sky seems clear, pollution 0.001% है, so it's very clear and very nice। मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट आई एम फेलिंग बिकॉज मेरे बाल उड़ रहे हैं, मेरे ड्रेस भीग जा रही है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग आउट। लुक एट द व्यू। एंड नेक्स्ट हम फिर से वहाँ से निकल के अभी हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, विच इज़ द मोस्ट फेमस, विच इज़ द सेल्यूलर जेल काला पानी। कि अगर आप अंडमान आके अगर यहाँ पे नहीं आए हो तो आप क्यों ही आए हो। सो इट वाज इट। बहुत ही खूबसूरत था एंड इसकी स्टोरी सुन के तो आपको पूरा रोना ही आ जाएगा। अभी आप लोगों ने जिस ब्लॉक से अंदर आया, इस जेल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। इसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ के जो जेलर था डेविड बेरी, उनका रेसिडेंस सुनाई दे रहा है ना सबको, कि इसको जरूरत है, उनको भी डिस्टर्ब होगा ना। तो जैसे आप लोगों ने अंदर आया, देखिए वहाँ पे 2 जोत जल रहा है, वो है स्वतंत्र जोत। ये उन सभी फ्रीडम फाइटर्स की याद में जलाया गया जिनको ब्रिटिशर्स द्वारा यहाँ पे बंदी बनाया गया था, और उसको जलाए रखने के लिए हर महीने 24+24 यानी कि 48 सिलेंडर्स को यूज करते हैं, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस जेल को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं उनके सम्मान में जलाने के लिए। उसी तरह ठीक सामने के रो है शहीद स्मारक। पूरे भारतवर्ष में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स भारत की आज़ादी के लिए जो लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनके सम्मान में उसको 1985 में बनवाया गया। तो बनने से पहले वहाँ पे ना एक लकड़ी का बिल्डिंग था, जो उन दिनों फ्रीडम फाइटर्स का हॉस्पिटल था। टूटने के बाद इसको 1985 में वो स्मारक का शेप दिया गया। ये सिटिंग अरेंजमेंट लाइट एंड साउंड शो के लिए, शाम के वक्त जब शो होता है ना, तो आपको यहीं पे बिठा के दिखाया जाएगा। उसी तरह मेरे हाथ की ओर से देखिए, लेफ्ट साइड में 2 जो ब्लॉक है, उसमें पहला वाला जो है, जो खिड़कियां जो खुली हुई है यहाँ का किचन के हिसाब से, और उसके बाजू वाली जो है यहाँ का स्टोर रूम के हिसाब से उन दिनों ब्रिटिश इसको यूज करते थे। अब देखिए जेल, इस जेल का कंस्ट्रक्शन ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1893 में और कंप्लीट किया गया 1906 में, 1906 में। तकरीबन 13 साल लगा था इस जेल को बनने के लिए, और इसको एक स्टार फिश का मॉडल में बनाया गया। स्टार फिश इन द सेंस, आप लोग देखिए वहाँ पे देख सकते हो, वो जो है सेंट्रल टावर है। अब उस सेंट्रल टावर के साथ ऐसे पूरे 7 विंग्स को जोड़ा गया, मतलब एक सेंट्रल में 7 विंग्स है। ये एक विंग है और उसके फ्रंट पोर्शन है, और दूसरा विंग देखिए इसके बैक पोर्शन है। अगर कोई भी एक कैदी एक रूम में बंद है, एक सेल में बंद है, तो दूसरों के साथ कोई कम्युनिकेट ना कर पाए, उस हिसाब से उन दिनों ब्रिटिश द्वारा इस जेल को बनवाया गया। तो जेल बनते हुए इसके अंदर टोटल 7 विंग्स था, जिसपे 693 सेल्स थी। सेल्स मतलब रूम्स, और हर एक रूम जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था, मतलब एक रूम में एक ही कैदी को रखते थे। उस वक्त तो 7 था, लेकिन आज आप लोग यहाँ पे देखोगे सिर्फ 3 विंग्स, जिनमें से देखिए मेरे पीछे आप 2 देख सकते हो, एक इसके पीछे की ओर है। तो बाकी के 7 में से 4 विंग्स जो है ना वो टूट गए। अब टूटने का भी बहुत सारे कारण है, जैसे कि अर्थक्वेक, जो 1941 में भूकंप आया था, उस पर इसकी कुछ हिस्सा डैमेज हुआ। फिर 42 से 45 जब जापानियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान को कब्जा किया था। अब जापानीज भी क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे बंकर्स, रेसिडेंशियल एरियाज, ये सारी चीज बनाने के लिए इनका टूटा हुआ ब्रिक्स वगैरह रीयूटिलाइज भी किया गया। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट हुए। इंडिपेंडेंट के बाद 1964 चलते चलते जब यहाँ पे सेटलमेंट पॉपुलेशन वगैरह हुई, तो हॉस्पिटल की जरूरत थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ये जो पीछे की ओर टूटा हुआ जो 4 विंग है, उस एरिया को टोटली क्लियर करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल बनवाया गया, जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से आज हमारे पास 7 में से सिर्फ 3 विंग्स बचा हुआ, बाकी के 4 पूरे के पूरे टूट गए। अब देखिए, इस जेल को बनवाने का एस्टिमेट कॉस्ट था 5,25,000 रुपीज, लेकिन जब कंप्लीट किया ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज में कंप्लीट कर दिया गया। सॉरी, और 13 साल का वक्त भी लगा। इस जेल का जेलर हुआ करता था डेविड बेरी और आर्किटेक्ट था मैककुलन। ब्रिटिशर्स के द्वारा इस जेल को 1938 तक यूज किया, 1938, दैट मींस बिफोर इंडिपेंडेंस। 38 में उन लोगों ने इसको टोटली खाली कर दिया गया। इंडिपेंडेंट हुई। इंडिपेंडेंट के बाद 11 फरवरी 1979 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस जेल को एक नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर किया।
तो आज एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह से यूज करते हैं, जहाँ पे अभी आपके पास देखने के लिए है फांसी घर, वर्कशॉप, सावरकर जी के रूम, पनिशमेंट पॉइंट, ऐसे बहुत सारा चीज देखता हो ना। आप लोग ऊपर वाच टावर तक जा सकते हो। तो एज ए गाइड कुछ दूर तक आज मैं चलूंगा आपके साथ। वैसे मेरा नाम शिबू है, लास्ट 27 ईयर से मैं यहाँ पे ऐसे गाइड काम करता हूँ। जिस रास्ते अभी हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं वहीं से आपको लौट के वापस आना है। मेरा एक्सप्लेनेशन ये सेंट्रल टावर के नीचे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं सभी को फ्री कर दूंगा। उसके बाद नहीं बताएंगे, उसके बाद जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा आपके पास 2 पॉइंट देखने का रहेगा। एक ऊपर जाके व्यू पॉइंट फोटोग्राफी वगैरह करना है, फिर ऊपर लास्ट में वीर सौकर जी, वो देखने के बाद आप लोग जो रिटर्न आओगे ना तभी फोटोग्राफीज वगैरह करके आराम से, क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करता रहूंगा आप लोग अगर फोटोग्राफीज में बिजी रहोगे तो एक्सप्लेनेशन छूट जाएगा। पहले प्रॉपरली देख लीजिएगा, आधा घंटा से 40 मिनट का टूर है। जेल पूरा प्रॉपरली देख लीजिए, समझ लीजिएगा, फ्रीडम स्ट्रगल क्या देख लीजिए, वापस ही में आराम से फोटोग्राफी वगैरह करके आ सकते हो। उधर नहीं बताएंगे। यहाँ पे मौजूद है, ये एक्चुअली जेल का एक वर्कशॉप है। इसका फाउंडेशन वही है, जगह वही है, खाली इसमें जो चेंजेस लाए गए जैसे कि नीचे की ओर फ्लोरिंग, साइड की लकड़ियां, ऊपर के शीट, ये सब टाइम चलते बदला गया। तो जैसे आप लोगों ने अंदर आया, पहला स्पॉट ये जो देख रहे हैं ना, ये ऑयल मिल, ये ओरिजिनल है। ब्रिटिश रूल के हिसाब से जिस किसी भी कैदी को ऑयल मिल में काम देता है, इनको पर डे 30 पाउंड कोकोनट ऑयल और 10 पाउंड जो है सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल निकालना होता है। अब ये कैसे निकाला जाएगा? नारियल का जो सूखा हुआ ड्राई कोकोनट जिसको बोलते हैं ना, कोपरे को इसके अंदर डाला जाएगा। उसके बाद जो रॉड के बीच में देखिए वेट डाला गया। अब वेट डालने से क्या होता है, इसमें एक चेन बंधा हुआ जिसके चलते ना बीच में ऐसे बेंड हो जाएगा और अंदर जो भी पड़ी हुई है वो इजीली क्रश करेगा जब फ्रीडम फाइटर्स इसको रोटेट करेगा। तो उन फ्रीडम फाइटर्स को ये जो रॉड है ना, इसको पकड़ते हुए करीब 8 से 9 घंटे तक कंटिन्यूसली स्पीड चलना होगा या फिर भागना होगा। सपोज ये लोग स्लो डाउन होता है, रुकता है, लड़खड़ाते हैं, ऐसे केसेस में इनको पीछे से कोड़े भी लगाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है जिसपे मेंशन है कि अगर ये लोग तक हार जाएंगे, इनके हाथों को उसमें बांधने के बाद, जैसे कोलो में बैल पर चलाते हैं ना, कैटल से ऐसे काम कराते हैं ना, वैसे काम भी कराते थे। उसी तरह उन दिनों इस जेल के अंदर और भी बहुत सारे पनिशमेंट्स थे, उनमें से एक था फायर कॉन्डिंग, नारियल के रस्से बना। सर आपके ग्रुप को थोड़ा अलग करके इधर भेज दीजिए, बाकी जो लोग पीछे जो बीच थोड़ा पीछे खड़ा रहेंगे तो सभी को थोड़ा ऐसा बड़ा सब बनाइए, पीछे हो जाएगा। अब देखिए नारियल का जो छिलका है ना, इसको पहले पानी में डुबो के रखा जाएगा। बहुत देर तक कोई भी चीज पानी में रहेगा तो क्या होगा, इसमें एक सॉफ्टनेस आती है। फिर पानी से बाहर निकालते हुए ये जो वुडन लॉग है, बड़े बड़े लकड़ी के पीस के ऊपर ये वुडन हैमर से इसको मारना होता है। तो मारने कूटने में क्या होगा, इनमें से ना बहुत सारा रेशा निकलेगा, फाइबर्स निकलेगी। इन फाइबर्स को पहले अच्छी तरीके से सुखाया जाएगा, उसके बाद ऐसे हैंड मशीन यूज करते हुए नारियल के रस्से बनवाते थे। अब देखिए इसमें काम कैसा होता है, एक हैंडल लगा हुआ है और बहुत सारे हुक्स लगी हुई है। जब फाइबर को इस पे रखोगे उसके बाद इस हैंडल को जब रोटेट करोगे तो ये क्या होता है, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इससे क्या होगा, फाइबर इंटरलॉक होता जाएगा और नारियल के रस्से बनते हैं। अब इसकी जो भी क्वांटिटी तय होगा, इसकी जो भी टास्क होगा, इनका जेलर, जमादार, इन सब के ऊपर डिपेंड होगा कि किस कैदी से कितनी मात्रा में काम करवाया जाए। उसी तरह उन दिनों इस जेल के अंदर जितने भी पनिशमेंट्स थे उनमें से वन ऑफ द टफ पनिशमेंट जिसको बोलते हैं वो है फ्लॉगिंग पनिशमेंट। थोड़ा आगे आइए, ये है फ्लॉगिंग फ्रेम। ये और ब्रिटिश रूल के हिसाब से जिस किसी भी कैदी को फ्लॉगिंग किया जाएगा ना, इनको सबसे पहले टोटली नेकेड करते हैं। उसके बाद इनके दोनों हाथ और दोनों पाँव को स्टैंड के साथ लॉक करते हैं। एक बार हाथ और पाँव लॉक करने के बाद पीछे बटक्स की ओर एक कॉटन क्लॉथ रखा जाएगा जिसको आइदर बेल्ट या फिर रस्से वगैरह से टाइट से बांध दिया जाएगा ताकि ये लोग मूवमेंट ना कर पाए। देन पनिशमेंट स्टार्ट। अब जो भी पनिशमेंट देता है, ब्रिटिश ऑफिसर हो, जमादार, टेंडल, पेटी ऑफिसर जो भी बिलोंग करता है, मैक्सिमम कोड़े, मैक्सिमम स्टिक जो है ना, इनके बटक्स की ओर एक ही जगह पे मारता है। अब कंटिन्यूसली एक जगह पे कोड़े पड़ने से क्या होगा, अगर स्किन फट जाए, चमड़े फट जाए ना, तो इनको डबल पेन होगा, नीचे लेट नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, टॉयलेट नहीं कर पाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर देते हैं। तो ये जो है बाकी फ्रीडम फाइटर्स जो मौजूद था उनके लिए भी एक लेसन थी, और जो न्यू कमर्स था उनका स्पिरिट को तोड़ने के लिए भी ऐसे पनिशमेंट देते थे। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये जल्दी हील नहीं होगा, कि जैसे जैसे लोग बैठने की कोशिश करेगा स्किन स्ट्रेच होता जाएगा, पेनफुल होता जाएगा। उसी तरह वहां पे देखिए जी रैशेस, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। नॉर्मल ड्रेस आप लोग देख पाएंगे वैसे होते हैं। इस नॉर्मल ड्रेस के साथ साथ देखिए यहाँ पे 3 फिटर्स मौजूद है जिनमें
पहला फिटर है चेन फिटर, उसके बाद है बार फिटर, लास्ट में दैट इज क्रॉस बार फिटर। चेन फिटर बेसिकली फ्लेक्सिबल है, अगर किसी भी कैदी को चेन फिटर पहनाया गया तो एटलीस्ट ये लोग बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, चल फिर सकता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करके देखोगे बार फिटर, तो बार फिटर में देखिए ये जो बार्स है ना, ये बार्स बेंड नहीं होगा, जिस वजह से लोग अपना घुटनों को बेंड नहीं कर पाए, घंटों जो ऐसे खड़ा रहना होगा। और सबसे टफ वाली है सबसे लास्ट वन, जिसको बोलते हैं क्रॉस बार फिटर। उसमें दोनों पाँव के बीच में एक एडिशनल बार है, एक एडिशनल रॉड है। इससे क्या होगा, पाँव को नजदीक नहीं कर पाएगा, फैला के रखना है, और अगर चलने फिरने की कोशिश करोगे तो दोनों तरफ में चोट लग जाएगा। ये है नेक रिंग। उन दिनों जब फ्रीडम फाइटर्स को जेल पे लाते थे ना, इनके गले पे ये छोटा सा रिंग डालते थे, जिस किसी को भी इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए डालते थे। आज हम लोग आई कार्ड यूज करते हैं, उस जमाने में इसको यूज करते हैं। ओके, आइए आपके साथ तो लेना हम लोग जहाँ पे मौजूद है ना, ये जो इस जेल का नंबर 1 और नंबर 7 विंग का नीचे बीच का हिस्सा है। सॉरी, अब जो है विंग्स के काउंटिंग वहां से स्टार्ट होता है क्लॉकवाइज। ओके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा वो फर्स्ट है, तो ये ऐसा घूमते हुए ये लास्ट नंबर 7 विंग है। अब ये जो नंबर 7 विंग, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर के लास्ट रूम जहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर जी को रखा गया, वीर सावरकर जी जिनके नाम से अंडमान के एयरपोर्ट है। आगे चलते हुए ऊपर जाते हुए मैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी विंग के नीचे कॉर्नर के 4 रूम, इन 4 रूम को बोलता है कंडम सेल्स। वैसे कंडम सेल और नॉर्मल सेल में साइज वाइज, लुक वाइज, शेप वाइज कोई डिफरेंस नहीं था, सब कुछ इक्वल था। खाली जो है ना, इन 4 रूम को जस्ट एक दीवार बांधते हुए अलग कर दिया और यहाँ से उसके लिए एंट्रेंस दे दिया, लेकिन बाकी सभी रूम में जाने का रास्ता सिर्फ सेंट्रल टावर से ही था। तो ये 4 रूम खास उन कैदियों के लिए बनवाया गया जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, मतलब फांसी का सजा सुनाया गया, तो आखिरी के वक्त यहाँ पे रखा जाएगा। कहते कि उन दिनों अगर यहाँ पे किसी को भी रखोगे तो उनके ऊपर कोई टॉर्चर या पनिशमेंट नहीं होगा। कुछ बुक्स में ये भी मेंशन है कि उनको यहाँ पे अच्छा फूड भी प्रोवाइड होगा। वहां से सीधे सामने की ओर ले जाते हैं, जो व्हाइट वाली स्टेयर देख रहे हैं आप लोग, ये सीढ़ियां देखिए, सामने लिखा हुआ जिसपे प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल बिफोर एग्जीक्यूशन। इसको बोलता है आखिरी इच्छा जो पूछते थे, उनको जो लास्ट रिचुअल्स वगैरह जो है यहाँ पे करते थे बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब मरने से पहले। और आखिरी इच्छा क्या था कि मरने के बाद उनके बॉडी को किस धर्म के हिसाब से क्रियाक्रम वगैरह किया जाए। रिचुअल्स क्या करते थे वो बता दीजिए। हाँ, रिचुअल्स क्या करते थे वही तो बता रहे हैं। तो आखिरी इच्छा क्या है कि जो उनके बॉडी को क्या किया जाए या फिर किस धर्म के हिसाब से उसको क्रेमेट वगैरह किया जाए, वहां पे पूछा जाएगा। उसके बाद वही था आखिरी इच्छा। उसके बाद वहां से सीधे ले जाएगा फांसीगर की ओर। फांसीगर जो अभी आप लोग देखेंगे ना, इसको रेनोवेट किया गया, मतलब जो वुडन स्ट्रक्चर है इसको बाद में किया गया। पहले कुछ ओपन टाइप था। आप लोग अभी इस पे क्या क्या चीजें पुराने देखोगे, देखिए वहां पे एक छोटा सा डोर है, उस डोर से जब आप अंदर की ओर देखोगे तो नीचे प्लेटफॉर्म, साइड में लीवर और ऊपर के बीम, ये सारी चीज पुराने देख सकते हो। लेकिन इनमें कुछ रस्से हैं, 3 रस्से मौजूद है, तीनों को बदल दिया गया। उस रस्सों के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आयरन रिंग भी दिखाई देगा। तो बेसिकली इसका क्या यूज था, जैसे लीवर को खींचोगे ना तो ट्रैप डोर ऐसे खुल जाएगा, ऊपर जो भी खड़ा हुआ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैंग होगा। हैंग होते हुए एज सून एज पॉसिबल स्लिप करने के लिए और स्पाइनल कोड को तोड़ने के लिए था आयरन रिंग्स, यानी कि रोप के बीच में, रस्सों के बीच में रिंग ऐसा होगा जिससे स्लिप करेगा और उसको ब्रेक कर दिया जाएगा। अब इस पे कितनों को फांसी दिया गया या फिर एक साथ कितनों को दिया गया, ऐसा आज हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि 1942 से 45 यहाँ पे जापानीज पीरियड था। उन दिनों बहुत सारा रिकॉर्ड शायद डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर ब्रिटिशर्स अपने साथ ले लिया। तो अभी आप लोगों को फांसी कर देखना है, यहाँ से फांसी कर देख के इधर आ जाएगा, फिर मैं आगे ले जाऊंगा। ओके, चलिए। नंबर 7 विंग का निचला हिस्सा है, यानी कि यहाँ से जो है ना पूरे ऊपर देखिए वॉच टावर देख रहे हैं आप लोग, वहां तक अभी आप लोग जाएंगे फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए। तो टोटल ये जो 7 विंग्स था, इन 7 विंग में एक और सिमिलरिटी था ऊपर के लास्ट रूम, ऊपर के जो सेकंड लास्ट जो लास्ट रूम होते ना, वो डबल डोर सिस्टम था। तो वहाँ पे जाने से पहले देखिए जेल के अंदर हर एक रूम यहाँ पे इक्वल साइज का था, 13.5 फीट बाई 7.5 फीट की थी ये सारे रूम। और इन सभी रूम में ना एक कॉमन चीज आप लोग अभी नोटिस करोगे, वो है इसका लॉकिंग सिस्टम। बिल्कुल देखिए राइट साइड बाहर की ओर दिया हुआ लॉक सिस्टम है, ताकि अगर कोई कैदी अंदर मौजूद उनके हाथ में चाबी भी मिले तो क्या होगा, अंदर से हाथ बाहर तक पहुंच नहीं पाएगा खोलने के लिए।
उस हिसाब से सारे रूम्स के लॉक सिस्टम बिल्कुल बाहर बनाया गया है। किसी भी रूम में कोई वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं था। इनको रूम के अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बेड, एक ब्लैंकेट, खाना खाने के लिए एक बर्तन, पानी पीने के लिए छोटा सा एक बॉल और एक मिट्टी का घड़ा, जो क्ले पॉट होता है ना, स्टन पॉट, ये इनको रूम में प्रोवाइड होती है। तो जनरली क्या था, जब मॉर्निंग आवर्स पे इनको रूम से बाहर लाया जाएगा, उस दौरान हर विंग के सामने में ना ओपन शेड होता था, जिसपे 15 से 20-25 कैदी टॉयलेट बात ये सारे यूज करते थे। लेकिन जब शाम को एक बार अंदर लॉक हो गया, उसके बाद अगर उनको टॉयलेट वगैरह करनी थी तो उसी क्ले पॉट को यूज करना था, उसी मिट्टी का घड़ा को यूज करते हुए थ्रू आउट नाइट उस गंदगी में रहना होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इससे क्लीनेस वगैरह होगा। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर का था सेलुलर जेल। इन तीनों फ्लोर को देखे एक सेंटर टावर के साथ जोड़ा गया। जोड़ने के लिए बीच में कनेक्टिविटी है। ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये रिमूवेबल था, डिटैचेबल था, कभी हटाने के हिसाब से इसको बनवाया गया। तो रात के वक्त अगर किसी विंग के अंदर कुछ असंतोष पैदा हुआ तो इसको ये लोग हटा देते थे, ताकि ये लोग यहाँ से वहाँ क्रॉस नहीं करेगा और वहाँ से यहाँ पे नहीं आ पाएगा। यहाँ से भी हम लोग सीधे ऊपर की ओर जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको वीर सावरकर जी के बारे में बताऊंगा और काला पानी किससे। अच्छा, नीचे जो विंग का देखिए साइज अलग है, किसी का साइज बहुत बड़ा है तो किसी का बहुत छोटा है। क्या कारण था, जेल बनने से पहले ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पहाड़ को काटा गया। सी लेवल से 60 फीट लेवल करते हुए उन्होंने जेल को बनवाया। उस दौरान उनको जैसे जैसे स्पेस मिला उस हिसाब से विंग्स को बड़ा छोटा बनाया गया। तो अभी फिलहाल जो मौजूदा 3 विंग है वो है नंबर 1, 7, 6, मैंने बताया ना 3 विंग्स बचा हुआ है। बाकी के 2, 3, 4, 5 4 विंग ये टूटने के बाद यहीं पे हॉस्पिटल कंसिडर है। तो अभी आप लोग जो ऊपर की ओर जाओगे, सीधे सेंट्रल टावर से आपको इस तरफ का 3 विंग्स दिखाई देगा और इस तरफ पूरा हॉस्पिटल, पानी और कुछ आइलैंड्स भी दिखाई देगा। तो आइलैंड्स के बारे में आपको आगे ऊपर अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी प्रोसीजर चलेंगे सेकंड फ्लोर। ओके, चलिए। जैसे मैंने आपको नीचे मॉडल में दिखाया, वही सेंट्रल टावर का ये बीच का हिस्सा है। ए से ऊपर जाएगा तो वॉच टावर है। ओके, सॉरी, वहां से रास्ता छोड़ दीजिए, नहीं तो यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो जाएगा। रास्ता छोड़ के खड़ा रहेगा प्लीज। टोटल ये जो 7 विंग्स है ना, इन 7 विंग जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया, इन सभी विंग में एक और सिमिलरिटी था ऊपर के लास्ट रूम, यानी कि सेकंड फ्लोर लास्ट रूम, यहाँ पे ना डबल डोर सिस्टम थी। एक जो अभी मैंने बताया लॉक सिस्टम, आप लोग ऑपरेट करके देख सकते हो अभी जाते वक्त। ये जो लास्ट रूम है, इसमें एक एडिशनल डोर होगा जिससे कि एक रूम को आइसोलेट कर सके। तो फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर्स, पढ़ा लिखा फ्रीडम फाइटर या फिर ऐसे ही लोगों को उस लास्ट वाले रूम में रखा जाएगा जिनसे ब्रिटिशर्स को खतरा हो। जैसे कि इस विंग के लास्ट रूम में ना विनायक दामोदर सावरकर जी को रखा गया। तो इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट किया गया था लंदन में उस वक्त अपना लॉ कर रहा था। कहते हैं कि उस वक्त भारत में आजादी के मोमेंटम बहुत तेज थी। इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस भी लगाए गए, जैसे कि गन सप्लाई, एम्युनिशन बेचना, ऐसे बहुत सारे चार्जेस में जब अरेस्ट करते हुए 22 शिप इंडिया लाया जा रहा था, तो फ्रांस के मार्शलेस कोर्ट में जिस जहाज में इनको लाते थे, उस जहाज से उन्होंने जंप किया और स्पैम करता हुआ फ्रांस एस्केप कर गया, भाग गया था। उसके बाद फ्रेंच अथॉरिटी उनको अरेस्ट किया, ब्रिटिशर्स को एंटर किया, इंडिया भेजा गया, ट्रायल वगैरह हुई और पूरे 50 साल का सजा सुनाते हुए अंडमान के जेल में उनको लाया गया 1911 में, 1911 में। अब 1911 से लेके 1921 तक यहाँ पे रखा गया पूरे 10 साल। आफ्टर कंप्लीटिंग 10 years ऑफ पनिशमेंट, जब यहाँ से पहला ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत की गई, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को वापस भी भेजा गया। इनको भी यहाँ से शिफ्ट किया गया महाराष्ट्र के रत्नागिरी जेल। अगले 3 साल तक रत्नागिरी जेल में रहने के बाद 1924 में ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको नजरबंद करते हुए लिया गया, यानी कि होम अरेस्ट किया गया और कंडीशन दिया गया कोई फ्रीडम स्ट्रगल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अनदर 5 years तक पार्टिसिपेट नहीं करना। तो ऐसे में जब एक बार रिलीज होने के बाद सावरकर जी 1966 तक जिंदा थे। 66 में इनका निधन हुआ जब इनका एज था 83 ईयर। यहाँ से लास्ट वाली रूम उनके नाम से डेडिकेटेड है, जिस रूम में एक छोटा सा लकड़ी का बेड, एक कंबल और एक फोटोग्राफ भी रखा हुआ। अब रूम जाने से पहले देखें, यहाँ पे ना कुछ और फ्रीडम फाइटर्स के नेम लिस्ट मौजूद है। अगर आप लोग इसमें चेकआउट करोगे, देखोगे ना, तो मैक्सिमम बंगाल से था। सॉरी, बंगाल, पंजाब, आसम, मणिपुर, महाराष्ट्र और साउथ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के नेम लिस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1932 से 38 के दौरान जितने भी लोगों को लाया गया तो उनमें से मैक्सिमम बंगाल, पंजाब, आसम, मणिपुर, महाराष्ट्र। अब इनमें से भी और भी बहुत सारे फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे कि उल्लासकर दत्ता, इंदुभूषण रॉय, मोहित मोइत्रा, पंडित राम राखा, महावीर सिंह, वरिंद घोष, गणेश दामोदर सावरकर, ऐसे कई हजारों फ्रीडम फाइटर्स थे। इनको
आज हम लोग बोलते हैं द अनसंग हीरोज, जिनके बारे में ना कोई जानता नहीं, किसी को पता ही नहीं। आमतौर पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20, 25 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग उनको लाइफ टाइम सैल्यूट भी करते हैं। ये लोग कौन से? आप सोचिए, जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई ना, तुरंत एक साल बाद, ब्रिटिश 1857 की मैं बात बता रहा हूँ, तुरंत एक साल बाद 10 मार्च 1858 में ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडमान का परमानेंट सेटलमेंट का शुरुआत किया गया। और उस दौरान जब लोगों को यहाँ पे लाते थे ना, उनको रहने की कोई सुविधा नहीं थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलते थे, ट्राइबल्स उनको मार देते थे, लोग मलेरिया से पीड़ित थे। इन सब के बावजूद उन फ्रीडम फाइटर्स को मेनलैंड इंडिया में ये जरूर पता था कि काला पानी का सजा मतलब उनका मौत यहाँ पे करनी होगा। फिर भी वो लोग बिना डरे भारत की आजादी के लिए हंसी खुशी यहाँ पे आए और हम लोग उनको भूल गए। तो इसलिए हम लोगों ने आजकल, मैं जब भी अपने साथ जितने भी लोगों को लाता हूँ, इन अनसंग हीरोज के बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल मानना है कि इनके नाम से छुट्टियां लेने की जरूरत है, लेकिन इनको एक सैल्यूट तो मिलना चाहिए। लोगों को मालूम तो चले कि कई हजारों लोग उन दिनों यहाँ पे रहे। उनमें से कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स शहीद हुए, उनका भी स्टैचूस आप लोग जेल से बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। ओके, अब देखिए ऊपर जब आप लोग जाओगे ना फोटोग्राफी पॉइंट के लिए, सीधे सामने छोटा सा एक आइलैंड दिखाई देगा। उस आइलैंड का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसको पहले रॉस द्वीप के नाम से जानते थे और बिफोर इंडिपेंडेंट अंडमान का कैपिटल भी वही आइलैंड था। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देखोगे नॉर्थ बे जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ले जाते हैं। और अगर आप लोगों ने भारत के पुराने 20 रुपए की नोट देखा होगा, लाल वाली जो नोट है, उसके पीछे एक लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस भी आप लोग ऊपर से देख सकते हो। अब देखिए जो आइलैंड आप लोग ऊपर से भी देखेंगे ना, इसका नाम हाल ही में 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया, जो पहले रॉस द्वीप के नाम से जाते थे। उसके बारे में भी कहानी है, कहानी नहीं जो सच्चाई है। आप लोगों ने सुना होगा आईएनए के बारे में, आजाद हिंद फौज। तो सुभाष चंद्र बोस जी का ये था नेतृत्व में, उन्होंने यहाँ पे 29 दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे आए थे, क्योंकि यहाँ पे जापानीज शासन था। और 30 दिसंबर 1943 में अंडमान के अंदर उन्होंने आजादी के प्रति जो है ना पहला झंडा लहराया था। और उसी का जो है 2018 में 75वां सालगिरह था, 75 ईयर कंप्लीट हुआ था, और उसको पूरे भारतवर्ष सेलिब्रेट किया। हम लोगों ने यहाँ पे उसको जोर शोर से सेलिब्रेट किया था। अब उसको सेलिब्रेट करने के लिए जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट किया, उन्होंने यहाँ पे एक फ्लैग पॉइंट का इनॉग्रेशन किया गया। साथ ही साथ ये जो आइलैंड है, इसका नाम बदलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया और नील और हैवलॉक का नाम बदलते हुए स्वराजदीप और शहीद भी घोषित किया। अब देखिए ऊपर से कुछ और चीजें आप लोग देख सकते हो, जैसे आगे के वैसा दिखाई, मौसम अच्छा तो दिखाई देगा, तो वो है नॉर्थ में जो मैंने बताया, और ये रॉस द्वीप। कुछ आइलैंड्स इस तरफ भी है, वो तो टूर में वैसे आप लोग करते वक्त जैसे चातम सॉमिल वगैरह है, जो पुराना एशिया का एक मिल है। अब ऊपर जाने से पहले देखिए इस जेल का नाम सेलुलर जेल क्यों रखा गया? लॉर्ड्स ऑफ सेल्स की वजह से। एक रूम को यहाँ पे एक सेल बोला जाता है। जेल के अंदर पूरे 693 सेल्स थी, तो मल्टीपल सेल्स की वजह से इस जेल का नाम सेलुलर जेल रखा गया। और अंडमान को काला पानी की सजा किसने बोलता है? एक्चुअल जो वर्ड है काल पानी का सजा। काल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है टाइम, समय, टाइम। यानी कि वंश अगर यहाँ पे किसी को भी लाया गया तो यहाँ से उनका बच के जाना नामुमकिन था, उनका मौत यहाँ पे निश्चित था। इसलिए इसको काल पानी की सजा बोलते थे, लेकिन टाइम चलते जाते लोगों ने इसको काला पानी बना दिया। तो देखिए जेल का मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर आप लोग कुछ डाउट बनता है तो मेन गेट आते वक्त पूछ सकते हो। 4:45 ऑलरेडी टाइम जेल बंद करने का हो गया। ये सारे एक्सप्लेनेशन पहले मैं एक्चुअली ऊपर करता था, क्योंकि ऊपर रूफ सारे खुले होते, एक के ऊपर जो है ना 500 लोग खड़े हो सकते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऊपर के हिस्से को पूरा बंद कर दिया। बीच का थोड़ा सा हिस्सा छोटा सा जो फोटोग्राफी पॉइंट के लिए अलाउ किया हुआ है, आप लोग सेफली जाइए फोटोग्राफी करके। सुन लीजिएगा, फोटोग्राफी करके जब वापस आओगे, यहाँ से लास्ट रूम 20 के रूम है। जिनको पहले रूम देखने की इच्छा है यहाँ जा सकते हो, जिनको पहले ऊपर जाने की इच्छा पहले देख रहे हैं। ये दोनों आप लोगों पर डिपेंड करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जेल, कि किस तरह से बना हुआ था, कि अगर यहाँ पे अगर अंदर किसी को अगर चाबी मिल भी जाती है, सो द जेलर वुड कांट ओपन द डोर आउटसाइड एंड जस्ट मूव। तो वीर सावरकर की जो रूम थी जहाँ पे वो रहते थे, एंड दिस वॉज द टेरेस। दिस वॉज सो ब्यूटिफुल। फिर हम नीचे जा रहे हैं फिलहाल, मूविंग डाउनवर्ड्स।
तो ये शाम का व्यू था ऑफ द सेल्यूलर झील एंड सी द मार्केट्स ऑफ अंडमान, सो ब्यूटीफुल। मुझे लगा था यहाँ पे कोई मार्केट ही नहीं होता है, बट हियर इट इज़। और अभी हम जा रहे थे वापस। सो फाइनली पूल में पूरा अच्छे से बस 30 मिनट नहाने के बाद सब डिनर पे जा रहे हैं। एंड दिस इज़ थक हार के हमने जस्ट डिनर किया। देखिए डिनर वाज सो 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 टेस्टी। डिनर करके वी जस्ट लेफ्ट आउट एंड वी जस्ट स्लेप्ट। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे ऑब्वियसली। So that's all for today. Thank you. Thanks for watching. Wait for the next part.